हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल ऑन एचआरएम। जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि बिल्कुल डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी जो आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैम एक बार आरटीआई एक्ट करा दो। तो आप अगर एक फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा, जिसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं ये भी बताऊंगी यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, जो भी आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज का हमारा रोड मैप रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके हम पूरा पब्लिक अथॉरिटी क्या है उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, देन उसका क्या क्या चीज़ें हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्या किस किस में एग्जेम्पशन रहेगा, देन उसका टायर क्या होगा, एंड मैकेनिक्स की एप्लीकेशन क्या होगी, थर्ड पार्टी क्या एग्जेम्प्टेड है, एंड कंप्लेंट वर्सेज अपील में क्या डिफरेंसेज है, एंड लास्ट वन इज द हम लैंडमार्क जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन पर करेंगे। ठीक है, तो हम ये सारा अपना सबसे पूरा डिटेल में करेंगे। अगर आपको फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और देन मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, हमारा आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर का ऑलरेडी बैच चल रहा है, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो इनरोल कर सकता है। अभी भी स्टिल आपके पास टाइम है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स और आपका पूरा सिलेबस मिलेगा प्रोफेशनल एबिलिटी का। ठीक है, जो भी आपका डोमेन है 100% मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको करना है तो प्लीज करिए, और वहाँ पे हमारा जो इंस्टा है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड की बात करें, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। याद रखना कि ये हमारा बेसिक है। ठीक है, आपको क्या याद रखने की जरूरत है, सबसे पहले तो बेसिक में याद रखो कि 15 जून 2005 को पार्लियामेंट में पास हुआ और फोर्स में आया अक्टूबर 12 2005 में। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आपको याद रखनी है। एंड ये किसको इसने रिप्लेस किया, तो आपको पता है जो हमारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था ना 2002, इसको इसने रिप्लेस करके अब ये हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया है। तो अब ये पूरी तरीके से हमारा लागू हो गया है, और एक बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। ठीक है, तो प्लीज आप याद रखना, ये आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, वो उसी के इसको एक फंडामेंटल राइट मानते हैं कि यस, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, कि देखो जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप एक्सप्रेस कैसे करोगे। तो यस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन नॉट एक्सप्लिसिट, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में से डायरेक्टली नहीं लिखा रहेगा, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इंटरप्रेटेड एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इसको इंक्लूड करा गया है। देन कौन कौन से सेक्शन है जो कि आपको पढ़ने ही है, और इसमें से कौन से आए हैं वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले पब्लिक अथॉरिटी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, ये बताता है कि आपको जानकारी कौन देगा। ठीक है, कौन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। एंड इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन द्वारा बनाई गई सभी बॉडी आती हैं। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट एनजीओ भी आते हैं जिनमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फंड करती है। तो पब्लिक अथॉरिटी क्या बताता है कि कौन आपको इन्फॉर्मेशन देगा। इसमें सारी चीजें जो भी गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, उसके अलावा भी आप जिन्हें गवर्नमेंट मोटा फंड दे रही है, ठीक है, फाइनेंस कर रही है, वो भी चीजें हमारे इसमें आती है। तो आपको पता चल गया इन्फॉर्मेशन कौन देगा, पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 4 के अंदर। अच्छा, सेक्शन 4 के अंदर क्या है आपका, सू मोटो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपको सू मोटो डिस्क्लोजर आता है तो वो ये कह रहा है कि जैसे हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी ऑलरेडी डिटेल पहले ही डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, जिससे कि कोई मांग ना पाए। तो जो भी आपका गवर्नमेंट है, जितना आप कर सकते हो, तो मैंडेट है पब्लिक अथॉरिटी प्रोएक्टिवली पब्लिश बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फंक्शन, स्ट्रक्चर, बजट एंड एम्प्लॉय ऑन द इंटरनेट। तो वो ये कह रहा है कि आपको मांगने से पहले आप अपने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दें, जिससे क्या होगा कि मिनिमाइज द नीड फॉर सिटीजन टू फाइल फॉर्मेट और आरटीआई रिक्वेस्ट। तो जैसे कम से कम आरटीआई आएंगी ना, अगर आप पहले इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो वो क्यों करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे सिटीजन है उनको आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देन हम आते हैं एग्जेम्पशन, कौन नहीं पूछ सकते। ठीक है, व्हाट, अब सवाल आता है कि आप क्या जानकारी नहीं मांग सकते, कौन सी जानकारी आप नहीं मांग सकते। तो उस बारे में अगर हम बात करें तो ये याद रखना कौन कौन सी नहीं मांग सकते। इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग द सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन ऑफ इंडिया। जो भी आपकी जो आपको इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनके बारे में आप जानकारी नहीं शामिल होगी, मतलब वो आप नहीं मांग सकते लोगों से।
याद रखना जो कैबिनेट पेपर है वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन ध्यान रखना एक बार अगर फाइनल डिसीजन हो जाए तो उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे कि आपका डिसीजन कैबिनेट पेपर होता है, हाउएवर द डिसीजन एंड रीजन बिहाइंड द मस्ट राइट, ठीक है। तो अगर वो है तो वो है, लेकिन एक बार पेपर पब्लिश होगा तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो, डिसीजन फाइनलाइज हो जाएगा देन आप कर सकते हो। देन ट्रेड सीक्रेट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो कौन चीजें नहीं आती अब आपको पता है, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, जो हमारे फॉरेन रिलेशन के लिए, जो हमारा कैबिनेट पेपर्स जो होते हैं ना वो भी हमारे इंक्लूडेड है इसमें। मतलब कब इंक्लूड है याद रखना, जब तक उनका डिसीजन फाइनलाइज हो जाएगा, जब वो इंक्लूड होते हैं, अदरवाइज वो नहीं होते हैं ना। तो फाइनलाइज होने के बाद उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ता है। लेकिन अब हम पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, एक गोल्डन रूल की अगर हम बात करें, सेक्शन 82 पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, ये वाइटल केबिट है। मतलब अगर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर रही है आपकी ऑफिशियल सीक्रेट को, ठीक है, तो अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस एक्ट के अंदर है, 1923 एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है, अगर उससे किसी पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा वेलफेयर हो जाता है तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट ओवरराइड करा जाएगा, ठीक है। तो आपको पब्लिक अथॉरिटी मे अलाउड एक्सेस इज इफ द पब्लिक इंटरेस्ट और डिस्क्लोजर outweigh the harm of प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। तो जो भी हमारी जो पब्लिक ओपिनियन है, अगर उनको लगता है कि इससे हमारी पब्लिक ओपिनियन का ज्यादा बड़ा सेफ या इंटरेस्ट है, या फिर वो ज्यादा कहते हैं ना अथॉरिटी उसे डिस्क्लोज करती है तो ज्यादा इंटरेस्टेड है, जनहित है, मतलब उनके फेवर में, तो आप उसे कर सकते हो। देन हमारा सेक्शन अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की, अच्छा इंफॉर्मेशन क्या होता है, आगे बढ़ने से पहले आपको ये तो पता, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग, कोई भी मटेरियल जो आपका रिकॉर्डिंग हो, जो आपका डॉक्यूमेंट्स हो, जो आपका मेमो हो, ईमेल हो, ओपिनियन हो, एडवाइस हो, प्रेस रिलीज हो, सर्कुलर हो, ऑर्डर लॉग बुक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिपोर्ट हो, पेपर हो, सैंपल हो, मॉडल हो, डाटा मटेरियल और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ठीक है, वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको पता है ये ब्रॉडली डिफाइन करता है सेक्शन 2, कभी कभी वो सेक्शन पूछ लेता है, अभी मैंने उसका पीवाईक्यू एनालिसिस किया था, तो प्लीज आप इसे पढ़ लेना कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। देन कम टू द सेक्शन 2J, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अच्छा राइट टू इन्फॉर्मेशन को क्या है, इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना, नोट्स लेना, क्या क्या आप कर सकते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन क्या क्या है आपका राइट का, तो आप क्या करते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो वर्क को, डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड को, नोट्स ले सकते हो, सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो डॉक्यूमेंट की, टेक सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, देन आपका ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपी टाइप, वीडियो, कैसेट एंड प्रिंट आउट। तो प्लीज इसे अच्छे से पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपको राइट का समझ में आ गया कि अगर आपका ये सारे आपके अधिकार हैं लेने के। अगर मैं सेक्शन 10 की बात करूं, सीवरेबिलिटी, तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। इसका मतलब ये है कि आप कोई जो पब्लिक है वो ऐसे डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट कर रही है जिसमें कुछ हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पर्सनल है, मतलब एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 8 के अंदर, अभी हमने पढ़ा ना सेक्शन के 8 के अंदर एग्जिस्ट है, तो आप उन्हें नहीं दिखा सकते, तब भी आपको वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कैसे करेगी, जो कॉन्फिडेंशियल पार्ट है ना आप उसे हाइड कर सकते हो, और जो आपका उसमें जो इंफॉर्मेशन जितनी देने लायक है उसे आप दे सकते हो। तो सीवरेबिलिटी क्या होगा, अगर कोई ऐसी फाइल मांगे जिसका आधा हिस्सा सपोज करो सेक्शन 8 के अंदर जो अभी हमने पढ़ा वो कॉन्फिडेंशियल है, जिसे आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और आधा आपका पब्लिक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सिविलिटी क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि आपको पूरा, आप जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है पूरे डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसे क्या करना होगा, जो एग्जेम्प्ट पार्ट है उसको रिजेक्ट कर दे, मतलब हाइड या ब्लैक आउट कर दे, और बचा हुआ नॉन एग्जेम्प्ट पर्सन आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यस ये कहलाता है सीवियरिटी का। देन हम आते हैं टॉप 3, द 3 ग्रीवियंस मैकेनिज्म, कौन कौन सी है, तो आपको पता है 3 टायर्स की हमारी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम जाते हैं। तो अगर हम पहली बात करें 3, तो आप सिस्टम को कैसे समझते हैं कि आपको अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रोसेस क्या होगा। तो पहला प्रोसेस है टायर 1 की बात करें, तो टायर 1 क्या कहता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको पता है हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। देन व्हेन ए सिटीजन फाइल, अगर सपोज करो कोई सिटीजन फाइल करता है या रिक्वेस्ट करता है, तो उसे
नॉमिनल फी है जो आपकी 10 रुपए है, लेकिन उसका विद इन 30 डे आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है, 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना होता है। अगर सपोज करो कोई मैटर ऐसा हो, लाइफ एंड लिबर्टी का हो, कोई इमरजेंसी का हो, तो आपको 48 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है, उसके अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो 30 दिन के अंदर पेपर में पूछेगा कितने दिन के अंदर, तो 30 दिन के अंदर अगर कोई ऐसा कंसर्न है लाइफ एंड लिबर्टी पर्सन का है तो आपको 48 आवर्स के अंदर देना पड़ेगा। अच्छा, रोल ऑफ एपीआईयू क्या है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इफ सिटीजन सबमिट देयर एप्लीकेशन, सपोज करो अगर वो जो सिटीजन है वो ईपीआई को अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, उसने पीआई को नहीं किया, तो अब उसको क्या करेंगे, एडिशनली 5 डे और लगेगी। जैसे 30 डेज थे ना, अब उसको कितना टाइम लगेगा जो रिस्पॉन्स करने में, 35 डेज लगेंगे। तो जो असिस्टेंट है उसके थ्रू अगर अप्लाई करते हो तो 5 दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। अब याद रखना टोटल 35 डेज। अच्छा, फिर आते हैं हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। सपोज करो आप अग्री नहीं हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर फेल हो गया 30 दिन के अंदर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देने में, तो अब आप क्या करोगे, जो इनकम्प्लीट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो अब आप कहाँ जाओगे, फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास जाओगे नेक्स्ट 30 डेज में, 30 दिन के अंदर। अब आपने कहाँ जाना है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है और उससे आप अपील कर सकते हो, ठीक है। देन अब आपने जो भी और याद रखना कि जो ये एफईए होता है वो सीनियर ऑफिसर होता है विद इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर वाला कौन होता है, हमारा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अगर सपोज करो आप जो हमारा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से भी डिससेटिस्फाइड हो गए, तो आप क्या करोगे, अब आप सेकंड अपील करोगे विद इन 90 डेज में। किसको करोगे, इंफॉर्मेशन कमीशन को। आपको पता है ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो सेंट्रल मैटर को देखती है, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो स्टेट मैटर को देते हैं। एक चीज और है कि अगर सपोज करो कोई अपील प्रोसीडिंग हो रही है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, लीगली जस्टिफाइड, तो आपको पता है एंटायरली ऑन द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का है, ना कि एप्लीकेंट का। तो सारा बर्डन ऑफ प्रूफ किसको देना पड़ेगा, पब्लिक इन्फो, यस मैंने इनको डॉक्यूमेंट्स दिए या फिर मैंने इसको ये किया, सारा बर्डन हमारा किसके पास जाएगा, हमारा इसके पास जाएगा, अब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाएगा। अब हम कंपोजिशन की बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे बनता है। तो याद रखना, पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि आरटीआई एक्ट के थ्रू इन्हें बनाया गया था। तो ये जुडिक्शन है, सारे सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी, मिनिस्ट्री, पीएसयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन देखेगा, सेंट्रल वाला देखेगा कमीशन ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कौन हैंडल करेगा, पब्लिक अथॉरिटी, जैसे स्टेट डिपार्टमेंट हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, ये हो गया, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, सेंट्रल अगर इंफॉर्मेशन कमीशन की स्ट्रक्चर की बात करें, तो आपको पता है इसमें हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन कमीशन में मैक्सिमम 10 मेंबर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। एक होगा आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और मैक्स टू मैक्स 10 होंगे, याद रखना। और ये कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे, हाई लेवल कमिटी कंप्राइजिंग, जो ये कमिटी है ना, इसकी बेसिस पे वो ये जो कमीशन जो है हमारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो हमारी कमिटी है उसको सेट करता है। तो कौन है आपका इसका चेयरमैन, कौन चेयरपर्सन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एक मेंबर होगा, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री जो कि नॉमिनेटेड बाय पीएम होगा, ठीक है। ऐसे याद रखना कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और 10 हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो अब प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, चेयर होगा, लीडिंग अपोजिशन लोकसभा का होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बाय नॉमिनेटेड पीएम करेगा। देन अगर हम बात करें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, तो आपको पता है जैसे कि ये हमारा सेक्शन 12 और 13 बोला था, ऐसी सेक्शन 15 और 16 बताता है हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो उसमें क्या होगा, आपका स्टेट चीफ, देखो मैंने उसको ऐसे इसी में बता देती हूँ आपको, एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, और इसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करती है, ठीक है। अगर मैं आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट की 2019 की बात करूं तो क्या क्या अपडेट है, देखो पहले क्या था कि जो हमारे सीआईसी और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, स्टेट के हो या सेंट्रल के हो, वो फिक्स 5 ईयर के लिए था और अप टू 65 ईयर एज थी। देन उनकी सैलरी लीगली मैंडेट कर दी थी, किसके बेसिस पे, एज पर, जैसे इलेक्शन और कमिश्नर थे ना उनका उतना ही सैलरी मिलता था। देन फिर उसके बाद आफ्टर 2019 की बात करूं तो अब इन्होंने अमेंडमेंट में क्या क्या बदलाव हुआ, पहली बात तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर ले ली कि हम देखेंगे, चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो चाहे वो सेंट्रल स्टेट कमिश्नर हो, हम ही उसका टेन्योर, सैलरी, अलाउंसेस सब कुछ हम रूल के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। और जो हमारा 5 ईयर का टर्म था वो हमारा 3 ईयर हो गया, और याद रखना हम इसे रीअपॉइंट नहीं कर सकते दोबारा सेम अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये हमारे तो कुछ अमेंडमेंट थे जो 2019 में आए। देन अगर हम पेनल्टी की बात करें तो अगर इंश्योर है कि कंप्लाइंस, द इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टी। आपको पता है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो स्ट्रिक्ट पेनल्टी किसको करते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कर सकता है, वो विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूज टू रिसीव एप्लीकेशन। सपोज किसी की एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करे, या फिर बिना किसी रीजनेबल कॉज के वो उसे रिजेक्ट कर दे, या इंफॉर्मेशन डिले करे, ठीक है, या इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दो, तो यस इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसे पेनल्टी इम्पोज कर देगा।
पेनल्टी क्या है आपकी 250 पर डे है अंटिल द इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, जब तक आपको देना पड़ेगा। देन टोटल पेनल्टी कैन नॉट एक्सीड द 25,000। ओके 250, देन टोटल आपका 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड कमिश्नर कैन ऑल्सो रिकमेंडेड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर अंडर द, यस कमिश्नर आपको रिकमेंड कर सकता है कि इसके खिलाफ हमें कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है बिकॉज ऑफिसर अंडर द सर्विसेज रूल। सेक्शन 21 की बात करूं, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर सपोज करो, देखो अभी पेनल्टी दे रहे थे, अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा तो आप उससे पेनल्टी करोगे, अगर वो इन्फॉर्मेशन ही दे रहा नहीं कर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेक्शन 21 है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को प्रोटेक्ट करता है कि जो 20 क्या कह रहा है, पेनल्टी दे रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है कि नो लीगल सूट प्रोजिकेशन। अगर आपने किसी अच्छे फेथ के लिए, ठीक है, अगर कुछ कोई इन्फॉर्मेशन करी है तो फिर आपका कोई भी लीगल सूट नहीं होगा। अच्छा, मैकेनिक्स ऑफ रिक्वेस्टिंग क्या है कि अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो नो जस्टिफिकेशन नीडेड, आपको कोई भी जस्टिफिकेशन जरूरत नहीं है, कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आरटीआई फाइल कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी ज्यादातर ही गवर्नमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, अगर आपको जानने का अधिकार है तो आप कर सकते हो, तो आपको किसी को रीजनेबल कॉज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, जितना उनका नेसेसरी है उतना आप कर सकते हैं, पहला। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन। इफ एन एप्लीकेशन इज सेंड टू द, सपोज करो कि जो आपने एप्लीकेशन दी किसी रॉन्ग डिपार्टमेंट में चली गई। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन किसकी चाहिए थी, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसकी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, लेकिन आपने गलती से किसको दे दी, एचआर डिपार्टमेंट को दे दी। ठीक है, पब्लिक का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, तो अब वो ये नहीं करेगा, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि पीआई मस्ट ट्रांसफर टू करेक्ट अथॉरिटी। यस, 5 दिन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 दिन का टाइम होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर 30 दिन के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन देता है। अगर बाय मिस्टेक आपने गलत कर दी तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगा, वो करेक्ट डिपार्टमेंट पे पहुंचा देगा। तो अब आपको कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम 35 डेज। 30 डेज तो ऑलरेडी लग रहे थे, 5 दिन उसे करेक्ट अथॉरिटी को पहचाने में, इन्फॉर्म करने में लगा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन समझ में आ गया, अगर कहीं रॉन्ग हो गया तो रिजेक्ट नहीं होगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी करेक्ट पाथ पर। देन फी एग्जेम्पशन, अगर कोई पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेइंग एप्लीकेशन, तो उसे एप्लीकेशन फी की जरूरत नहीं है। एडिशनल फी और जो भी कॉपी प्रिंटिंग किसी की, उसको फी पे करने की जरूरत नहीं है। डीम्ड रिफ्यूजल, इफ द पीआई फेल टू गिव अ डिसीजन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो मैंने आपको बताया कि अगर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो हमारा 30 डेज का टाइम है, अगर उसको नहीं दे पाया तो एप्लीकेंट कहाँ जाएगी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगी। ठीक है, अगर वो भी नहीं करता तो फिर हमारी कहाँ जाती है, सेकंड अपीलेट जो अथॉरिटी जो हमारी होती है। ठीक है, वो कौन होती है, हमारी इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, तो उनके पास जाएगा। अब मैकेनिक्स ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ फॉर्मेट एंड लैंग्वेज क्या होगी, कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट मैंडेटरी नहीं है। एप्लीकेशन सिंपल प्लेन पेपर, इंग्लिश, हिंदी, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उस सेरा की, उसमें आप दे सकते हो। एंड कंप्लीट बीपीएल एग्जाम्पशन, मैंने आपको बताया कोई पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन है तो वो इनिशियल, जो हम कहते हैं ना कि आपको अगर आपको कोई आरटीआई फाइल करना तो आपको 10 रुपए की एप्लीकेशन फी देनी पड़ती है, तो यहाँ पे आपको नहीं देनी पड़ेगी अगर आप बीपीएल के अंदर आ रहे हो। Then third party information. If a citizen asks for information related to third party, treated as a confidential, so the PI must give a written notice to the third party within the 5 days of receiving a request. Suppose करो मैं अगर किसी थर्ड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, सेकंड थर्ड पार्टी के बारे में, तो जो हमारा जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर क्या होगा, उस थर्ड पार्टी को रिटन नोटिस देगा और उसे 5 डेज के अंदर उसकी रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। देन थर्ड पार्टी अब गेट 10 डे टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी है उसे 10 दिन का टाइम लगेगा उसको रिप्रेजेंटेशन करने में, और जो भी उसका डिस्क्लोजर है उसके रिगार्डिंग उसको 10 दिन का टाइम मिलता है। देन पीआईयू मस्ट मेक अ फाइनल डिसीजन, जो पीआईयू हमारा टोटल कितना लगेगा, 40 डेज। क्यों, देखो 30 दिन तो उसे नॉर्मल डे लग रहे थे, ठीक है, 10 दिन उसे थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंटेशन करना, उसके इन्फॉर्मेशन देखना, तो उसका टोटल कितना लगा, 40 दिन का टाइम लगेगा अगर थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन हमें निकलवानी है तो। अब हम एक पढ़ेंगे कंप्लेंट वर्सेज अपील, सेक्शन 18 वर्सेज सेक्शन 19 में क्या है। देखो वेयर टू फाइल, अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है तो डायरेक्टली आप कहाँ कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि सेंट्रल और स्टेट के दोनों होते हैं। अगर आपको अपील करनी है तो मैंने आपको बताया था, अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आपका फेल हो गया तो आप टायर 1 टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी करोगे, देन टायर 2 में हमारा जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को करोगे। अपील यहाँ कर सकते हो, कंप्लेंट डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। ग्राउंड फॉर फिलिंग, वेयर नो PIO is appointed,
सपोज करो कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंटेड ही नहीं है, या उसने रिफ्यूज कर दिया उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से, या अनरीजनेबल फीस की डिमांड करी, या फॉल्स मिसलीडिंग करी, ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड फॉर फिलिंग है। तो ये हमारा क्या हो गया कि जब आप कंप्लेन करोगे। देन व्हेन इंफॉर्मेशन डिनाइड, अगर एग्जाम्पशन के अंदर उसने इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी कि नहीं मैं नहीं दे सकता, यस ईवीएटी वाला प्रिंसिपल आ गया, तो यस उसके पास 30 डे का लिमिट पास होगा, उसके बाद वो सेकंड एफएए को चला जाएगा। तो ये बता रहे ना, कंप्लेन आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन आप अपील करना है तो आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे, टायर 1 टू एफए एंड टायर 2 टू सीआईसी एंड एसआईसी, देन इनके बेसिस पे करते हो, ठीक है। अगर वो मना कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। पावर ऑफ सीआईएसआईसी क्या है, इंक्वायरी कर सकते हैं, पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, और पर वो ऑर्डर नहीं कर सकते पीआई टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैन नॉट ऑर्डर द पीआई टू, वो आपको पनिश दे सकते हैं, पेनल्टी दे सकते हैं, ठीक है, कि आपने नहीं किया, क्योंकि रूल है कि सुप्रीम कोर्ट का कि आप खुद इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करवा सकते। कैन ऑर्डर द पीआई टू प्रोवाइड द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन, यस। अपील में क्या है कि यस कंप्लेन में नहीं कर सकते, लेकिन अपील में आप पीओआई को प्रोवाइड रिक्वेस्ट दे सकते हो कि यस आप सिटीजन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ। और ये एक बात तो इसमें मिसकंडक्ट, अगर कोई इनडिसिप्लिन कर रहा है तो उसको भी डिसिप्लिन इंक्वायरी सेटअप बिठा सकते हो। समझ में आ रहा है? कंप्लेन होगी कि आपने डायरेक्ट जाके शिकायत कर दी क्योंकि आपका पीआईओ अच्छे से काम नहीं कर रहा, लेकिन अपील क्या हो गई, आप फर्स्ट टायर से सेटिस्फाइड नहीं हुए इसलिए सेकंड गए, देन लास्ट गए, ये प्रोसेस है अपीलिंग का। देन इंपोर्टेंट याद रखना बर्डन ऑफ प्रूफ का, कि कोई भी अपील प्रोसीडिंग जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिनाइड इन्फॉर्मेशन वाज लीगली जस्टिफाइड लाई एंटायरली ऑन द पीओ नॉट एन एप्लीकेंट। जो भी एप्लीकेंट को पास कोई भी उसको प्रूफ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने अपील करी है तो पूरा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो ही लीगली जस्टिफाइड करेगा, उसी के पास प्रूफ होने की वो है, एप्लीकेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देन एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जेम्प्टेड है राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप नहीं कर सकते हो। तो देखो जो कि हमारे एक सेक्शन 24 है और शेड्यूल सेकंड है। आरटीआई एक्ट डज नॉट अप्लाई इन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो कि हमारे सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। कौन कौन सी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीबीआई, यहाँ पे आप नहीं कंप्लेन फाइल कर सकते। देन गोल्डन एक्सेप्शन है, इवन दोज एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इफ द रिक्वेस्ट पर्टेन टू। सपोज वैसे तो अलाउड नहीं ही है, लेकिन अगर वहां पे कोई एलिगेशन लगाया कि वहां पे करप्शन हो रहा है, ये ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन है, तो आप वहां पे भी राइट टू इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। तो एलिगेशन ऑफ करप्शन है तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड विद इन द 30 डेज करनी पड़ेगी। एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है तो इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी गिवन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, टाइम लिमिट इन 45 डे। तो इन एग्जाम्पशन पे भी आप वहां से भी आस्क कर सकते हो। बार एंड कोर्ट की बात आए तो नो लोअर कोर्ट इंटरवेंशन, याद रखना कि लोअर सिविल कोर्ट है वो कंप्लीटली बेरेब है, कोई भी सूट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी प्रोसीडिंग है, किसी भी आरटीआई एक्ट के आप लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते, लोअर सिविल कोर्ट्स में नहीं जा सकते। फाइनल अथॉरिटी कौन है हमारी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीआईएसआईसी द फाइनल अपीलेट अथॉरिटी होती है इस अंडर एक्ट के अंदर। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है कि ऑर्डर अगर पास हो गया, ठीक है, बाय द इंफॉर्मेशन कमीशन कैन ओनली बी चैलेंज बाय हाई कोर्ट। याद रखना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही उसे चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता। कौन सा, आर्टिकल 32 के अंदर एंड आर्टिकल 2026 के अंदर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर पास कर दिया, ये इसमें कोई लोअर जो आपका लोअर सिविल कोर्ट है उन पर आप नहीं चैलेंज करवा सकते। देन अगर मैं लैंडमार्क जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो याद देखो, पहला है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, ये 1975 में आया। ये जो हमारा आरटीआई एक्ट आता है उससे बहुत पहले की बात है, 1970। आपका आरटीआई एक्ट तो 2000 इसमें आया 2005 में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि सिटीजन के पास राइट है कि हर पब्लिक मतलब सिटीजन के पास राइट है टू नो एवरी पब्लिक एक्ट, जो भी गवर्नमेंट हमारे जो एक्ट कर रही है वो सबको जानने का हमारे सिटीजन को अधिकार है। एंड दिस इज डन इन पब्लिक वे बाय द पब्लिक फंक्शनरी एंड दिस रूटेड राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19। जो हमारा आर्टिकल 19 है ना कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आया है वो हमारा इसके बेसिस पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एसोसिएशन है, तो ये हमारा वहां से आया। देन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019 में आया, जिसके बेसिस पे आपको पता है अमेंडमेंट आया, ठीक है। तो ए लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूलिंग डिक्लेयर द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ए पब्लिक अथॉरिटी। तो वहां पे ये बोला कि पहले क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थी, अब बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक पब्लिक अथॉरिटी है आरटीआई एक्ट के अंदर। तो आप आरटीआई रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी को देखने के लिए और जुडिशियली इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए, ठीक है।
तो ये, और आई होप आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट समझ में आया होगा। अब आपको पता है कि देखो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको बस इतना पढ़ना है कि जैसे 30 दिन का विंडो है, देन आपका कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स होती है, टायर 1 टायर 2 में कौन आता है, देन सीवीएलटी प्रिंसिपल क्या होता है। अरे एक चीज और है, एक जब मैं पीवाई की एनालिसिस करी तो उसमें एक क्वेश्चन और था कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को 20 साल से ज्यादा हो जाता है तो आप उसे डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक आया था अभी पीवाईक्यू में, तो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, तो प्लीज इसको नोट कर लेना कि 20 साल के बाद आए, यही एज इट इज था, 20 ईयर हो जाएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यस, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अच्छे से समझ में आए तो प्लीज कमेंट में लिखना। और आपको अगर आपको अभी भी स्टिल आरआरबी का पूरा वेलफेयर का प्रॉपर नोट्स एंड पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स करना है तो प्लीज ज्वाइन करिए। बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, सिर्फ 12 दिन बचे हुए। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग एंड शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो।